मैं शिवम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं हम एमएसएन के नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं कि सीजर सीजर जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सीजर बाय आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर। मैं आपको लेकर आया हूँ एक नए वे में पीडीएफ की फॉर्म में। पहले मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाता था लेकिन अब मैं एक नए वे में लेकर आया हूँ पीडीएफ। तो पीडीएफ में आज हम स्टार्ट करेंगे कि सीजर क्या होता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द एक्सेसिव इमीडिएट unwanted electrical impulse that generate from the group of cell आर नोन एज सीजर। तो ये क्या कह रहा है कि एक्सेसिव इम्पल्स, एक्सेसिव इमीडिएट एंड अनवांटेड, ये समझने की चीज़ें हैं। तीन बातें यहाँ पे मेन पॉइंट बता रखा है कि एक्सेसिव इमीडिएट एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट आर जनरेट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज सीजर। तो एक क्या है, ग्रुप ऑफ सेल से क्या जनरेट होना, इम्पल्स का जनरेट होना जो कि कैसी होती है, इमीडिएट होती है, अनवांटेड होती है एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। ठीक है, जो कि किससे जनरेट होती है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज सीजर। तो सीजर की सबसे सिंपल सी भाषा थी जो कि हमने देख लिया है, इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिलेप्सी के बारे में कि एपिलेप्सी होता क्या है, व्हाट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी इट इज़ अ डिजीज कंडीशन इन विच नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब एंड एपिसोड ऑफ सीजर आर डेवलप। मतलब क्या है, ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसमें नर्व सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब नॉर्मल नर्व सेल, नर्व का काम क्या होता है, इम्पल्स को जनरेट करना होता है और ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द सेकेंड न्यूरॉन। पर यहाँ पे क्या होता है, नर्व सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है एंड एपिसोड ऑफ सीजर आर डेवलप, और जो सीजर के एपिसोड है वो डेवलप होते हैं। मैंने आपको अभी सीजर की डेफिनेशन क्या बताई है कि एक्सेसिव इमीडिएट एंड अनवांटेड इम्पल्स का जनरेट होना फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल्स दैट नोन एज सीजर। तो ये क्या है, एक डिजीज कंडीशन है जिसमें नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है मतलब नर्व सेल का नॉर्मल काम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है एंड एपिसोड ऑफ सीजर, और सीजर का एपिसोड, सीजर में क्या हो रहा था, एक्सेसिव इमीडिएट एंड अनवांटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी। तो ये क्या हो गया, एपिलेप्सी, जो कि सिंपल सी डेफिनेशन थी फ्रेंड्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके बारे में, इसके बाद बात करना चाहें कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इटियोलॉजी में अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें इटियोलॉजी क्या होती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सबसे पहला क्या है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मतलब क्या होता है, हेड इंजरी। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था कि हेड इंजरी क्या होता है। ठीक है, पेशेंट क्या है, मतलब मूव कर रहा था, चल रहा था, ठीक है, ट्रोमा हो गया, वो क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, फॉल डाउन करने के कारण एक्टिविटी जो है न्यूरॉन की वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई या डैमेज हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, एक्सेसिव इमीडिएट एंड अनवांटेड इम्पल्स क्या होगी, जनरेट होने लग गई। तो ये क्या होगा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक। तो ये क्या होता है, इसको ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन अटैक। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, कौन सी आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और इसकी ब्रांचेस जो हमारे ब्रेन को क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, ब्रेन को क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। जब इसमें क्या होता है, कोई भी स्ट्रोक डेवलप हो जाता है तो जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी नर्व को तो हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब नर्व सेल क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन को लेकर के। अगर नर्व सेल को 3 से 5 मिनट के लिए
अगर नर्व सेल को 3 से 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तो 3 से 5 मिनट के अंदर नर्व सेल क्या होती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए क्या होगा, न्यूरॉन क्या, और न्यूरॉन क्या होता है, रीजनरेशन होता है केवल, ठीक है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, केवल रीजनरेशन होता है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, केवल रीजनरेशन होता है, उनमें न्यू फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस तरीके से क्या होगा, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या काउज करता है, सीजर भी कोज करता है, ठीक है। ये क्या, मैं आपकी इटियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको दो बता दिया। थर्ड वन अगर हम बात करना चाहे तो थर्ड वन क्या है, ब्रेन ट्यूमर। थर्ड वन क्या है इसमें, इटियोलॉजी ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर क्या कंजेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या करेंगे, इसको क्या, इससे ब्रेन ट्यूमर से क्या होगा, एक्सेसिव, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, बहुत सारी नर्व सेल क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर का मतलब आपको नॉर्मली पता ही होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वहाँ पे जब सेल्स इकट्ठी हो जाएगी तो क्या करेगी, एक्सेसिव इमीडिएट इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसके बारे में फोर्थ वन क्या है, ब्रेन अपसस। ब्रेन अपसस मतलब क्या है, कोई भी इन्फ्लामेशन कंडीशन क्रिएट होने के कारण क्या होता है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, जो हमारी नर्व एक्टिविटी को क्या करता है, डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण अनवांटेड इमीडिएट वही उसी फॉर्म में क्या हो जाने लग जाएगी, नर्व एक्टिविटी डिस्टर्ब होने लग जाएगी, ठीक है। ब्रेन अपसस जैसे मेनिंजाइटिस में होता है, ठीक है, एनएनसेफेलाइटिस में हो सकता है, ये सब होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टियोलॉजिकल फैक्टर आता है उसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर। क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर। ये हाई ग्रेड फीवर मोस्टली क्या होता है, चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, फीमेल चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, जैसे हाई ग्रेड फीवर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बीएमआर इंक्रीज करेगी, और अगर बीएमआर इंक्रीज करेगी तो एनर्जी का बैलेंस क्या हो जाएगा, इम्पर्ड होएगा, क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब चेंजेस होने लग जाएगा। तो इसके कारण क्या होएगा और नर्व सेल क्या होती है, नर्व सेल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है एनर्जी के लिए, क्या होती है, एक्टिव, सेंसिटिव होती है एनर्जी के लिए। तो अगर नर्व सेल को ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा तो नर्व सेल हाईली सेंसिटिव है ग्लूकोज के लिए, तो ज़्यादा वर्क कर परफॉर्म करेगी। तो हाई टेम्परेचर क्या काउज करता है, एक्सेसिव इमीडिएट अनवांटेड इम्पल्स को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपको नॉर्मली समझ में आ रहा है ना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, हाई ग्रेड फीवर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो बीएमआर इंक्रीज होएगा तो क्या होता है, एनर्जी बैलेंस इम्पेयर्ड होएगा। एनर्जी बैलेंस कैसे इम्पेयर्ड होएगा, नर्व सेल क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होती है ग्लूकोज के लिए। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, तो हाईली ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी, तो नर्व सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा, तो नर्व सेल को ग्लूकोज मिलेगा तो हाईली एक्टिवेट होएगी, तो ज़्यादा एक्टिवेट होएगी तो वहाँ से क्या होगा, अनवांटेड इमीडिएट एक्सेसिव इम्पल्स क्या हो जाएगी, जनरेट होने लग जाएगी। इसी वे में अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो आगे बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, मतलब हाइपो मतलब कम हो गई, मतलब क्या, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो नर्व सेल, जो कि मैंने अभी हाई ग्रेड फीवर के अंदर बताया था, अगर इनको ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा नर्व सेल को तो उनकी एक्टिविटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब होगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव इमीडिएट अनवांटेड इम्पल्स डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो हाइड्रोसिफेलस होता है। क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस का मतलब क्या होता है, सीएसएफ का एक्युमुलेशन होना। हाइड्रोसिफेलस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सीएसएफ का एक्युमुलेशन होना। अगर आईसीपी इंक्रीज करेगा, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो तो उसमें क्या आएगा, ब्रेन के अंदर जो भी हमारी आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट है, जिससे क्या हो रही है, ब्लड की सप्लाई हो रही है ब्रेन को क्या हो रही है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उनके अंदर कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आईसीपी वहाँ पे प्रेशर जो है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो क्या हो गया, बढ़ गया है, वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ब्लड सप्लाई भी क्या होगी, इम्पेयर्ड होगी ब्रेन और नर्व सेल के अंदर, तो नर्व सेल क्या हो जाएगी, हाईली एक्टिवेट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, उससे ए अनवांटेड इमीडिएट इम्पल्स जनरेट होने लग जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसमें कैसे होता है इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस में, जैसे ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, तो रेगुलेट, ये क्या करती है, रेगुलेट करती है नर्व सेल्स, नर्व के फंक्शन को। अगर ये नर्व के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होएगा, और क्या डेवलप हो जाए, सीजर डेवलप होने लग जाएंगे। तो ये था अपने किसके बारे में था, इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में था। किसके बारे में था, इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। मैंने आपको इसके रिस्क फैक्टर मतलब कि इटियोलॉजी बता दी है, जिसमें ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, ब्रेन अप्स
प्रोसेस है, कंजेनिटल मॉलफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, कोई भी बाई बर्थ कंजेनिटल, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाई ग्रेड फीवर है, हाइड्रोसिफेलस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सब मैंने आपको फाइंड आउट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को एक बार प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आपको कम्प्लीटली मिलता रहे। तो इसी वे में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। किसके बारे में बात करते हैं? पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको अभी डिफाइन किया है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो उन इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण अल्टर्ड इंटीग्रिटी ऑफ न्यूरॉन इन द एपिलेप्टोजेनिक फोकस। तो जो न्यूरॉन की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड होगी, उनकी इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जो मतलब नॉर्मल रिथम थी नर्व सेल की एक्टिविटी करने की, जो नॉर्मल रिथम थी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके कारण नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी थी, मतलब न्यूरॉन क्या होएंगे, वो हाइपर एक्साइटेड हो जाएंगे, जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उससे क्या हो जाएंगे, हाईली एक्साइटेड हो जाएंगे। जब न्यूरॉन हाईली एक्साइटेड होंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल डीपोलराइजेशन। क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल डीपोलराइजेशन, मतलब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स। क्या आएगा, पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, गाबा गाबा की जो अमाउंट होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, जिसके कारण जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट होने चाहिए वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट नहीं हो पाते, जिससे कि ये इनिबिशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या आएगा, इम्बैलेंस रिलीज होएगा इन द एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके कारण लोअर सीजर थ्रेशोल्ड, मतलब जो थ्रेशोल्ड है सीजर का वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, मतलब जो सीजर डेवलप हो रहे थे उनको रेगुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनका रेगुलेशन कम होने से क्या आएगा, अबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, उनके कारण क्या आएगा, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लग जाएगा और क्या डेवलप हो जाएंगे, सीजर, और क्या डेवलप हो जाएंगे, सीजर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर ली है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सीजर। सीजर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि सीजर का क्लासिफिकेशन कैसे है। इसमें सीजर क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक पार्शियल सीजर होता है, एक जनरलाइज सीजर होता है। वन थिंग इज पार्शियल सीजर एंड सेकेंड वन इज द जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर में क्या होता है, पार्शियल सीजर मतलब पार्शियल मतलब हाफ, मतलब इसमें क्या आएगा, जो ब्रेन जो इन्वॉल्व होएगा उसका केवल वन हेमिस्फेयर ही इन्वॉल्व होएगा, ठीक है, ओनली वन हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो पार्शियल सीजर के अंदर बता दिया, पार्शियल सीजर के भी दो टाइप होते हैं, एक तो सिंपल फोकल एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स फोकल, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वन बात करते हैं जनरलाइज सीजर। सेकंड वन क्या है, जनरलाइज सीजर, मतलब इसमें जनरलाइज में क्या आएगा, वोल ब्रेन क्या होएगा इसमें इन्वॉल्व होएगा। पार्शियल सीजर में केवल वन हेमिस्फेयर इन्वॉल्व हो रहा था और जनरलाइज सीजर में क्या होगा, वोल ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होएगा। इसको हमने 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। जनरलाइज सीजर को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें पेटेंटमाल सीजर, अटोनिक सीजर, माइक्लोनिक सीजर एंड फोर्थ वन क्या होता है, ग्रांड माल सीजर। फोर्थ वन क्या होता है, ग्रांड माल सीजर, जिसको टोनिक क्लोनिक सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके भी 5 सब टाइप्स है, इसके भी क्या है, 5 सब टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्शियल सीजर मैंने बताया आपको कि सिंपल फोकल एंड कॉम्प्लेक्स फोकल। सिंपल फोकल का मतलब वो क्या होता है, सिंपल होएगा, इसके अंदर मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी अल्टर्ड नहीं होएगी, जो पेशेंट कॉन्शियस है वो कॉन्शियस ही रहेगा, द पर्सन रिमेन कॉन्शियस, पर्सन कॉन्शियस रहेगा, उसकी कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होगी। जबकि इसमें क्या होएगा, दो चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेगी, तो पर्सन की जो मोटर एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होएगी, दूसरा क्या होएगा, परसेप्शन अल्टर्ड हो जाएगा, मतलब जो उसकी परसीव करने की एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी। एंड सेकंड वन क्या आएगा, मोटर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल फोकल, मतलब सिंपल, इसमें कॉन्शियसनेस अल्टर्ड नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें कॉन्शियसनेस अल्टर्ड नहीं होगी, केवल अगर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो इसकी मोटर एक्टिविटी एंड सेकंड वन इसमें परसेप्शन में अल्टरेशन देखने को मिलेगी। कॉम्प्लेक्स फोकल में क्या होता है, पर्सन कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होती है, केवल पर्सनस की जो कॉन्शियसनेस की होती है वो अल्टर्ड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फोकल में कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होती है। तो मैंने आपको पार्शियल
सीजर का क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें सिंपल फोकल एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स फोकल। सिंपल वन में मैंने बताया कि पर्सन की जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड नहीं होगी, बजाय इसके इसमें मोटर और परसेप्शन डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स फोकल में क्या होगा, पर्सन की कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाएगी। सेकंड वन बात करते हैं जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर मतलब जनरलाइज सीजर मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि वोल ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वोल ब्रेन आर इन्वॉल्व इन जी एस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जनरलाइज सीजर, ठीक है। इसमें 4 टाइप्स इंक्लूड होते हैं, पेटिटमाल, अटोनिक, माइटोनिक, माइक्लोनिक और ग्रांड माल सीजर। ग्रांड माल सीजर के भी 5 सब टाइप्स है, ओरा स्टेज, अनकॉन्शियस, टोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज, पोस्ट इटिकल स्टेज, जिसको रिकवरी फेज भी बोलते हैं। तो हम इसमें वन बाय वन बात करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इन सब का, लेकिन मैं आपको वीडियो में ज़रूर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको मैंने पार्शियल क्लासिफिकेशन, पार्शियल सीजर के बारे में बता दिया है। तो अब सेकंड बात करते हैं हम जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर की मैंने डेफिनेशन बता दी है, जिसमें अब पार्ट की डिवाइडेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है पेटेंट सीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अब्सेंट सीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब्सेंट सीजर भी। मतलब इसमें क्या है, जो कॉन्शियसनेस लॉस होगी वो सडनली लॉस होगी और पेशेंट दोबारा कॉन्शियस हो जाएगा। मतलब फ्यू सेकेंड्स के लिए, मतलब जैसे 5 to 10 सेकेंड के लिए पेशेंट की कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड होगी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम होता है ये, इसलिए इसको क्या बोलता है, अब्सेंट सीजर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सीजर जो होता है वो अब्सेंट रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन क्या था, पेटेंट मॉल सीजर। फर्स्ट वन क्या है, पेटेंट मॉल सीजर, जिसमें पेशेंट के अंदर सीजर एब्सेंट रहेंगे, केवल आएंगे तो 5 से 10 सेकंड के लिए आएंगे, ठीक है। ये होता है पेटेंट मॉल सीजर। सेकंड वन आता है एटोनिक सीजर। एटोनिक मतलब क्या है, टोन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मसल टोन जो होती है उससे रिलेटेड है। तो इसमें सडन लॉस ऑफ मसल टोन, जो मसल्स की टोन है वो सडनली लॉस होगी और पेशेंट जो है वो किस पे गिर जाएगा, फॉल ऑन द फ्लोर, फॉल ऑन द फ्लोर। एटोनिक सीजर, एटोनिक सीजर में एटोनिक मतलब ए मतलब अपसेंट, जो मसल की टोन है वो अपसेंट हो जाएगी, ठीक है, डिस्टर्ब होगी और पेशेंट सडनली फॉल डाउन कर जाएगा ऑन द फ्लोर। थर्ड वन है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में क्या होता है, जो मसल्स की के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलती है। जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है उसमें अल्ट्रेशन डेवलप हो जाती है और पेशेंट किस में गिर जाता है, फॉल ऑन द फ्लोर। मायोक्लोनिक, मायो का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मसल्स। क्या होता है, मसल। तो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था उसमें सडनली लॉस हो जाएगा और पेशेंट किस पे गिर जाएगा, फॉल ऑन द फ्लोर, सॉरी, ठीक है। फोर्थ वन जो आता है ग्राउंड माल सीजर, जिसको टोनिक क्लोनिक भी बोलते हैं। ये 5 स्टेज के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्टेज कितने में कंप्लीट होती है, 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन आती है ओरा स्टेज, जिसमें ओरा मतलब क्या होता है, फीलिंग आती है, पेशेंट को क्या होती है, फील आने लग जाती है कि उसको सीजर आने वाले हैं ठीक है फ्रेंड्स। ओरा स्टेज में क्या होता है, फीलिंग आती है पेशेंट को कि उसको सीजर आने वाला, मतलब उसकी बैड स्मेल आने लग जाएगी या उसको रॉन्ग परसेप्शन आने लग जाएंगे, डिजीनेस है, रेस्टलेसनेस है, ये उसको फील होने लग जाएगा पेशेंट को ओरा स्टेज के अंदर। सेकंड वन आता है अनकॉन्शियस। पेशेंट क्या हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चेंज हो जाएगा और पेशेंट फॉल ऑन द फ्लोर। थर्ड है टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में मतलब टोन जो है मसल की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हैंड्स जो हैं उनको मतलब क्लेंच्ड करने लग जाएगा, मतलब टाइट कर देगा, हैंड को क्या कर देगा, टाइट कर देगा। जॉ फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जबड़ा जो होता है हमारा वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। मसल्स के अंदर रिजिडिटी आने देखने को मिलेगी हमें। और इसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो 10 to 20 मिनट्स 20 सेकेंड होता है, सॉरी, ठीक है। 20 मिनट तो काफ़ी टाइम हो गया। टोनिक स्टेज, तो टोनिक स्टेज मैंने बताया आपको कि मसल्स की टोन इंक्रीज कर जाएगी और पेशेंट के अंदर जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, हाथों को टाइट कर लेगा, जबड़े टाइट हो जाएंगे, मसल्स के अंदर रिजिडिटी देखने को मिलेगी और नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो गया था 10 to 20 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करता हूँ फोर्थ वन स्टेज होते हैं क्लोनिक स्टेज। जैसा कि मैंने टोनिक एंड क्लोनिक स्टेज ऊपर डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। तो क्लोनिक स्टेज में क्या होता है, वही अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। कैसे मूवमेंट देखने को मिलेगा, जर्किंग मतलब पेशेंट क्या है, हाथ पैरों को जोर जोर से मारने लगेगा, ठीक है। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 30 सेकेंड। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है फ्रेंड्स, 30 सेकेंड इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है।
ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो साइन होगा वो क्या आएगा, रिस्क ऑफ द टंग बाइट, मतलब उसको टंग बाइट करने के रिस्क सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिफ्थ वन अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट इटिकल स्टेज, ये रिकवरी फेज होती है जिसमें पेशेंट का रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए इसके साइन सिम्टम्स, ये सॉरी मैंने आपको स्टेजेस के बारे में बता दिया है। इसका क्लासिफिकेशन था पार्शियल सीजर, सेकंड है कॉम्प्लेक्स सीजर था। पार्शियल सीजर के दो टाइप थे, पार्शियल सीजर के दो टाइप थे, सिंपल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स सीजर। सिंपल सीजर बता दिया, कॉम्प्लेक्स सीजर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, जनरलाइज सीजर जिसके अंदर चार टाइप्स में पेटेंट-मॉल, ऑटोनिक, मायोक्लोनिक एंड ग्रैंड मॉल सीजर। ग्रैंड मॉल सीजर के मैंने आपको 5 सब टाइप बता दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये था क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस में वही नॉर्मल हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी में ब्लड टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, सीएसएफ एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या देखने को मिलेगा हमें, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रेन एब्सेस, तो ब्रेन एब्सेस मैंने आपको बताया था कि मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस वगैरह में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीएसएफ एनालिसिस करना पड़ेगा। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम यहाँ पे इसको ईजी परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी परफॉर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। अगर आपसे पूछ ले कि सीजर का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, तो वो क्या होता है, ईजी। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। ठीक है। अब मैं अब अगर आपके सामने यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करूँ इसकी, कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, मतलब जब ड्यूरिंग द सीजर, जब पेशेंट को सीजर आ रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसको। सबसे पहले तो क्या है कि पेशेंट को फॉल डाउन होने से बचाना, मतलब पेशेंट फॉल डाउन ना करे, ठीक है, धरती पर ना गिरे, ताकि ताकि उसको पेशेंट को इंजरी होने से हम प्रोटेक्ट कर सके। तो ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम पेशेंट फ्रॉम द इंजरी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वन आता है प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन। पेशेंट को क्या करेंगे, साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, ताकि हम पेशेंट को एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सके, पेशेंट को किससे प्रिवेंट करके, एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सके। सेकंड वन आता है एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, पेशेंट को जब फूड दे रहे होंगे तो उसके बाद में हमें क्या करेगा, हमने क्या करना है, उसके एयरवे पाथवे को क्या करना है, क्लियर करना है। फीड आफ्टर द फीडिंग, फीडिंग करवाने के बाद, फूड कराने के बाद हमें क्या करना है, उसके एयरवे को क्या करना है, बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक है, कंप्लीट सीजर के लिए हमें वेट करना होगा। एंड लास्ट वन जो होता है, हमें कभी शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है। जब पेशेंट को सीजर आ रहे हों तो उसके माउथ को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ नहीं करना है। ये तो क्या था, इमीडिएट ट्रीटमेंट की बात करी थी कि पेशेंट को जब सीजर आ रहे हो तो उस टाइम हमें क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, पेशेंट को इंजरी होने से प्रोटेक्ट करना है, एयरवे क्लियरेंस करना है। ठीक है, पेशेंट को सीजर कंप्लीट होने के लिए वेट करना है, हमें साइड लाइन पोजिशन, लेफ्ट लेटरल पोजिशन प्रोवाइड करनी है, एंड पेशेंट को शार्प इंस्ट्रूमेंट से प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपको कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटी सीजर ड्रग प्रोवाइड करते हैं, जैसे फेनोटोइन सोडियम। जैसे क्या होता है, फेनोटोइन सोडियम है। ठीक है, ये एंटी सीजर ड्रग होते हैं। कार्बामाजेपाइन होती है, जैसे ये डीओसी होती है सीजर की। ठीक है, एक्सेप्ट पेटेंट-माल सीजर। क्यों पेटेंट-माल सीजर में क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि पेटेंट-माल सीजर में मैंने आपको बताया था कि पेशेंट तो क्या है, कॉन्शियस है, मतलब 5 से 10 सेकंड के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है। कितने मिनट के लिए हो रहा है, मिनट के लिए भी नहीं, केवल सेकंड्स के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए पेशेंट क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये कार्बामेप्टाइन यूज़ नहीं करेंगे इसमें पेटेंट माल के अंदर। तो पेटेंट माल में कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे, इथोसिक्जिमाइड। कौन सी यूज करेंगे फ्रेंड्स, इथोसिक्जिमाइड ड्रग यूज करेंगे पेटेंट माल सीजर के अंदर। थर्ड वन है फिनोबार्बिटोल यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, फिनोबार्बिटोल यूज करेंगे। ठीक है, इसको इन्फेंट में जॉन्डिस के अंदर भी यूज करते हैं फिनोबार्बिटोल को। ठीक है फ्रेंड्स, सोडियम वॉल्परेट है, कौन सी है, सोडियम वॉल्परेट। ठीक है, इसको भी हम पेटेंट माल सीजर में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ सीजर तो एब्सेंट है, केवल पेशेंट क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, 5 से 10 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो रहा है। इसके अलावा किसकी बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट। किसकी बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट की हम बात करते हैं। ठीक है, पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये था पेशेंट ओवरऑल अबाउट द हमारे सीजर के बारे में, जिसमें मैंने आपको उसकी सीजर की डेफिनेशन, एपिलेप्सी की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, उसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर बताए हैं मैंने आपको, पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन क्या हो है। ठीक है, उसके अलावा डायग्नोसिस क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, मतलब इमीडिएट ड्यूरिंग द सीजर क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको
क्लासिफाई करने की और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है। इससे वे ईजी वे कुछ भी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड आपको ये टॉपिक जो है बहुत समझने में आया होगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है, टॉपिक नहीं समझ में आया है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अबाउट द टॉपिक ओवरऑल सीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स, आपका अब इतना टाइम मुझे दे रहे हैं, आप मुझे मेरी वीडियो को देख रहे हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।